नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। इस क्लास में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और हिंदी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? ऑप्शन आपके सामने है, वर्धा, साबरमती, खेड़ा, अहमदाबाद। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? ऑप्शन है, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक उदारवादी नेता थे, ये उग्रवादी नेता नहीं थे। ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये सभी दोस्तों उग्रवादी नेता थे। यहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कौन नेता उग्रवादी है, कौन नेता उदारवादी है? तो इसे ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग उग्रवादी नेता थे, जिसे गरम दली नेता कहा जाता है। और यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इन्हें दोस्तों उदारवादी नेता या नरम दली नेता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केरल। केरल दोस्तों भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। रबर उत्पादन में दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य भी हैं, लेकिन ये केरल की अपेक्षा बहुत कम उत्पादन करते हैं। सबसे ज्यादा लगभग 90% उत्पादन केरल राज्य से होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वीवी गिरी श्रम संस्थान स्थित है? ऑप्शन है, नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, वीवी गिरी श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1955 में की गई थी, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वित्त मंत्रालय के सचिव। याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर और छोटे सिक्कों को छोड़कर आरबीआई को विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। केवल 1 रुपए के भारतीय नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन,
राज्य का राज्यपाल। याद रखिएगा, जिला और सेशन न्यायाधीश का जो न्यायालय होता है वह जिले में उच्चतम दंड न्यायालय होता है। और दोस्तों अनुच्छेद 233(1) में बताया गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य पर अधिकारिता शक्ति रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य का राज्यपाल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गैस। गैस दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों जनगणना, बैंकिंग और विदेश कार्य, बैंक कार्य, बीमा, प्रतिरक्षा, ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। गैस दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, गैस, ये सभी दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची में दोस्तों सिविल प्रक्रिया, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, शिक्षा, ये सभी दोस्तों श्रम सूची के अंतर्गत आते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ऑप्शन है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है या प्रदूषण उत्पन्न करती है या पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। वायुमंडल की ओजोन परत दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, या फिर वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, या वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है? तो कैसे होता है आपको यह बताना है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसे होता है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों रेटिना जो होता है यह नेत्र का भीतरी तंत्रिका स्तर होता है और यह अनेक परतों का बना होता है, जिनकी रचना दोस्तों तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं और शलाकाओं और शंकुओं से होती है। जब दोस्तों किसी वस्तु से निकली प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो कैमरे के निगेटिव की भांति वस्तु की वास्तविक उल्टी और छोटी प्रतिमूर्ति नेत्र की रेटिना पर बनती है। इसे याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। सभी से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको बताया गया हिंदी से भी प्रश्न रहेगा और विज्ञान से भी प्रश्न रहेगा, इतिहास से भी, भूगोल से भी, अर्थशास्त्र से भी, सभी से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। बी ऑप्शन आपका राइट है। झरना की बात करते हैं तो यह दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। और बात करेंगे प्रेम प्रलाप की तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अंधा युग की बात करते हैं तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। ऑप्शन है ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना, गुस्सा दिलाना। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सुधन उक्ति, साधन उक्ति, सुधंती, सधन उक्ति। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति। ए ऑप्शन आपका राइट है।
सुक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन, और यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक, जिज्ञासु। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मुमुक्षु। याद रखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, और कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 23 सितंबर 1887 में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शहीद दिवस। याद रखिएगा, शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, शहनाई। याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें दोस्तों 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ढाका बांग्लादेश। सार्क की प्रथम बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सार्क का सुझाव सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। और ध्यान रखिएगा, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसे ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना के समय दोस्तों इसमें 7 देश थे, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ये सभी इसके सदस्य थे। लेकिन दोस्तों 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को भी 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल कर लिया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बृहस्पति। याद रखिएगा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ध्यान रखिएगा, इसके उपग्रहों की संख्या 79 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने दोस्तों वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन कौन थे? ऑप्शन है एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है?
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एक बौद्ध दार्शनिक। याद रखिएगा, नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे। इनकी दोस्तों शून्यता की अवधारणा के स्पष्टीकरण को उच्च कोटि की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, अल्फांसो द अल्बुकर्क, सालाजार। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अल्फांसो द अल्बुकर्क। याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क था। यह दोस्तों 1503 में पहली बार एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अशोक, नागार्जुन, कनिष्क, हर्ष। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कनिष्क। याद रखिएगा, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। सी ऑप्शन राइट है। कनिष्क के समय में ही दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म, नंद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, महापद्म नंद। महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दूसरे परशुराम का अवतार। इसे दोस्तों सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। यह दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? ऑप्शन है 1930, 1932, 1933, 1931। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1931। याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। परंतु दोस्तों 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद आंदोलन रोक दिया गया। इसलिए डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भगत सिंह। याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने इसका प्रयोग किया था और इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पार्कलैंड वनस्पत विशेषता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, प्रेरीज की, पंपास की। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सवाना की। सवाना दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह दोस्तों अफ्रीका में पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना में, डेसिबल पैमाना में, पीएच पैमाना में या सेल्सियस पैमाना में। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है और दोस्तों पीएच पैमाने में किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता ज्ञात की जाती है। और ध्यान रखिएगा, सेल्सियस पैमाना ताप मापने की इकाई है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, रूस। याद रखिएगा, प्रारंभ में G7 विश्व के 7
औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व जापान सम्मिलित थे। बाद में दोस्तों रूस 1997 में इसका सदस्य बन गया, किंतु 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है BIFR संबंधित है। ऑप्शन है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण से। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। याद रखिएगा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1987 में एक सांविधिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, समवर्ती सूचिका। आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूचिका है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। ऑप्शन है नाबार्ड, SBI, RBI, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, RBI। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। याद रखिएगा अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, इसलिए दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या का 1/10। याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 है, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लार निम्न में से किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों लार ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यूरेनियम विधि। याद रखिएगा पृथ्वी की आयु के मापन की सर्वोत्तम विधि यूरेनियम विधि है। और दोस्तों कार्बन डेटिंग से पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। और दोस्तों जैव तकनीक के द्वारा वनस्पति एवं जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है निम्न में किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है PVC के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के, वेकेलाइट के। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बेकेलाइट के।
याद रखिएगा बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का उपयोग होता है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण या पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा प्रकाश में वस्तुएं प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ती हैं। और ध्यान रखिएगा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। ऑप्शन है सारगंधर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जगनिक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे दोस्तों नरपतिनाल की, तो इन्होंने दोस्तों विसल देव रासो की रचना की है। और बात करेंगे जगनिक की, तो इन्होंने दोस्तों परमाल रासो की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकारना, शक्तिशाली बनना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्माधन तमा, धर्माधन तमा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद धर्म धन आत्मा होता है और यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रवचन, प्रारूपतः, प्रत्येक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होता है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों कुछ प्रमुख संस्थान की बात कर लेते हैं। तो जैसे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यह दोस्तों देहरादून में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और ध्यान रखिएगा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई, 27 अगस्त। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य दोस्तों जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है। ऑप्शन है ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक अकादमी, संगीत अकादमी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन संगीत अकादमी। याद रखिएगा भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी। 31 मई 1952 को दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा एक मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत हैं, किंतु दोस्तों मोटर वाहन ये मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। यह दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है मोटर वाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है डेविड मलपास, लेविस प्रेस्टन, बार्बर, कोनेबल, पाल वाल्फोविट्ज।
आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों 13वें अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए बिल को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।